हेलो स्टूडेंट, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जैव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। इसमें सबसे पहले फर्स्ट हमारी हेडिंग है कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, क्या ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारी पहली मेरी हेडिंग क्या है इसमें, इस चैप्टर की सबसे पहली मेरी हेडिंग है कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। तो इसमें देखो, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक हैं। क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक हैं। इनका सामान्य सूत्र CX ब्रैकेट में H2 ब्रैकेट में Y होता है। इनका सामान्य सूत्र CX ब्रैकेट में H2 ब्रैकेट में Y होता है। आगे देखो लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहना उचित नहीं है। ये समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहना उचित नहीं है क्योंकि वास्तव में कार्बन का कोई भी हाइड्रेट ज्ञात नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक हैं। इनका सामान्य सूत्र CX ब्रैकेट में H2 ब्रैकेट में Y होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कहना उचित नहीं है क्योंकि वास्तव में कार्बन कोई भी हाइड्रेट ज्ञात नहीं है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है देखो, आगे देखो काफ़ी मिनट में लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स वास्तव में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज होते हैं। क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स वास्तव में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज होते हैं। आगे देखिए, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, फ्रक्टोज का फार्मूला C6H12O6, 1:2:1:1:2:1। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है लेकिन इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड यानी कीटोन्स में पाता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड में पाता है, फ्रक्टोज में कीटोन्स में पाता है। आगे देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा फ्रक्टोज है। ओके, देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है लेकिन इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। ग्लूकोज हमारा एल्डिहाइड, ग्लूकोज में एल्डिहाइड यानी CHO से पाया जाता है। फ्रक्टोज में हमारा कीटोन C+O से पाया जाता है। फिर समझिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है लेकिन इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड समूह यानी CHO से पाया जाता है, फ्रक्टोज में कीटोन C+O से पाया जाता है। ओके, देखिए इनका एपिशन नाम क्या होता है, देखो इनका एपिशन होता है 1:2। देखो ग्लूकोज का एपिशन नाम होता है 2,3,4,5,6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। वीडियो सुनिएगा, ग्लूकोज का एपिशी नाम होता है 2,3,4,5,6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। और फ्रक्टोज का एपिशी नाम क्या होता है 1,3,4,5,6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल 2। फिर समझिएगा, ग्लूकोज का एपिशी नाम होता है 2,3,4,5, फिर समझिएगा 2,3,4,5,6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, ये ग्लूकोज का एपिशी नाम है। फ्रक्टोज का एपिशी नाम होता है 1,3,4,5,6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। ठीक, क्लियर, बाकी आपको दिख रहा होगा सामने। चलिए आगे चलते हैं। अगली मेरी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, हमारी अगली मेरी हेडिंग है अगली मेरी हेडिंग क्या है, देखिए यहाँ पे अगली मेरी हेडिंग है कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। अगली मेरी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। यहाँ पे लिखा हुआ है, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 2 वर्गों में बांटा गया है। क्या लिखा हुआ है, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा शर्करा यानी शुगर, 2 वर्गों में बांटा गया। पहला हमारा क्या है, शर्करा यानी शुगर, दूसरा हमारा क्या है, अशर्करा यानी नॉन शुगर। क्लियर, अब पहले हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, शुगर यानी शर्करा किसे कहते हैं, तो ये क्रिस्टलीय और सौदे मीठे होते हैं, शर्करा कहलाते हैं। फिर समझिए, ये क्रिस्टलीय और सौदे मीठे होते हैं, शर्करा कहलाते हैं। एग्जाम्पल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज आदि ETC आदि। आगे देखो लिखा हुआ है, अगले में क्या है, अशर्कराएं, नॉन शुगर किसे कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए, ये अक्रिस्टलीय और स्वादहीन होते हैं, अशर्कराएं कहलाते हैं। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, शर्करा कहते हैं, तो ये क्रिस्टलीय स्वाद मीठे शर्करा कहलाते हैं। और अशर्करा किसे, नॉन शुगर किसे कहते हैं, तो ये क्रिस्टलीय और स्वादहीन होते हैं, यानी इनमें कोई भी स्वाद नहीं होता है। ये क्रिस्टलीय और स्वादहीन होते हैं, अशर्करा कहलाते हैं, नॉन शुगर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में स्टार्च, सेलुलोज, एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टार्च, सेलुलोज, ETC एक्सेट्रा आदि। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है,
अभी हमने क्या पढ़ा, भौतिक गुणों के, अगले वीडियो के रासायनिक गुणों का। तो रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 वर्गों में बांटा गया है। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 वर्गों में बांटा गया और रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को निम्न के 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है, मोनोसेकेराइड्स। दूसरा हमारा क्या है, ऑलिगोसेकेराइड। तीसरा हमारा क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। हम एक एक के बाद एक पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, ऑलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं, पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं। पहला हमारा क्या है, मोनोसेकेराइड्स। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मोनोसेकेराइड्स। तो यहाँ लिखा हुआ है यह कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई कहलाते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई कहलाते हैं, इनका जल अपघटन नहीं होता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई कहलाते हैं, इनका जल अपघटन नहीं होता है। यह स्वाद में मीठे होते हैं, इनमें कार्बन के 5 से 7 परमाणु होते हैं। फिर समझिएगा, मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई कहलाते हैं, इनका जल अपघटन नहीं होता है, ये स्वाद में मीठे होते हैं, इनमें कार्बन के 5 से 7 परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, राइबोज शर्करा 5 कार्बन युक्त, ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड्स हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, राइबोज शर्करा 5 कार्बन युक्त, ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड्स हैं। अगली हमारे इनके हैं ऑलिगोसेकेराइड्स। तो ऑलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ऑलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है इसके अंतर्गत डाई ट्राई, इसके अंतर्गत डाई ट्राई व टेट्रा, इसके अंदर डाई ट्राई व टेट्रा सेकेराइड्स आते हैं, इनका जल अपघटन मोनोसेकेराइड्स में हो जाता है, ये भी स्वाद मीठे होते हैं। फिर समझिएगा, ऑलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत डाई ट्राई व टेट्रा सेकेराइड्स आते हैं, इनका जल अपघटन मोनोसेकेराइड्स में हो जाता है, ये भी स्वाद मीठे होते हैं। आगे देखिए, अगली में क्या है, डाइसेकेराइड्स। तो हमें देखो दिया हुआ है डाइसेकेराइड्स। अगली में क्या है, डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड किसे कहते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है इनमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, इनमें कितने कार्बन होते हैं, 12 कार्बन परमाणु होते हैं, इनमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं, इनमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं, इनका जल अपघटन मोनोसेकेराइड्स में हो जाता है। क्या लिखा है यहाँ पे, इनमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं, इनका जल अपघटन मोनोसेकेराइड में हो जाता है। इनका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, डाइसेकेराइड किसे कहते हैं, तो इनमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, यह स्वाद में मीठे होते हैं, इनका जल अपघटन मोनोसेकेराइड में हो जाता है, इनका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सुक्रोज, माल्टोज आदि। ओके, अब यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो यहाँ पे इसका देखो, इसमें क्या लिया हुआ है, C12H22O11, ये क्या है, ये सुक्रोज है, और प्लस इसकी H2O के साथ क्रिया कराई गई, वाटर के साथ क्रिया कराई गई है, तन H2SO4 के रूप में, रिएक्शन कराई गई है। तो निकला क्या, देखो C6H12O6 C6H12O6 ग्लूकोज फैक्टर में टूट गया है। ओके, इसको कई बार जब रिएक्शन आप लगाओगे तो अपने आप आने लगेगी। रिएक्शन कोई टफ नहीं होती हैं, लगाने से, कंटिन्यू लगाने से आती हैं। ओके, अगले में रेडी क्या है, अभी हम आगे आपको रिएक्शन बनाना भी सिखाएंगे। अगले में क्या है, देखो हमने पढ़ी डाई, अगले में है ट्राइसेकेराइड्स। अगले में है ट्राइसेकेराइड्स। तो ट्राइसेकेराइड किसे कहते हैं, देखिए इनका सामान्य सूत्र C18H32O16 होता है। फिर समझिएगा, इनका सामान्य सूत्र C18H32O16 होता है, ये 16 होता है। ये वे शर्कराएं हैं जो जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड्स के 3 अणु उत्पन्न करती हैं, ये भी स्वाद में मीठे होते हैं। फिर समझिएगा, इनका सामान्य सूत्र C18H32O16 होता है, ये वे शर्कराएं हैं जो जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के 3 अणु उत्पन्न करती हैं, ये भी स्वाद में मीठे होते हैं। ओके, एग्जाम्पल में देखो दिया हुआ है, हमारा रेफिनोज। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, रेफिनोज। तो रेफिनोज देखो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है C18H32O16, इसी को रेफिनोज कहते हैं, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है C18H32O16, इसकी रिएक्शन किसके साथ है, 2H2O के साथ, यानी दो यहाँ पे जल के 2 अणु लिए गए हैं। फिर इसकी रिएक्शन आगे देखो, यहाँ पर निकला क्या है, C6H12O6, आगे लगा देगा 3। देखो यहाँ पे क्या है,
3C6H12O6 ब्रैकेट में क्या दिया मोनोसैकेराइड के 3 अणु। ओके, ये रिएक्शन कोई टफ नहीं होती है, बस रेगुलेटरी तुम लगाते रहो। रिएक्शन लगाने का सबसे आसान सबसे जानते क्या होता है, फार्मूले। तुमको फार्मूले आने चाहिए। जैसे आपको रेफिनेट का फार्मूला है तो आप रिएक्शन कैसे बनाओगे, समझ रहे हो ना। तो रिएक्शन कोई टफ नहीं होती, बस फार्मूले आपको आते हैं तो आप रिएक्शन लगा देंगे। ओके, अगली मेडिंग क्या है, अगली मेडिंग है टेट्रासैकेराइड्स। ओके, तो इनका सामान्य सूत्र C24H42O21 होता है। फिर समझिएगा, इनका सामान्य सूत्र C24H42O21 होता है। ये जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड्स के 4 अणु उत्पन्न करते हैं। ओके, ये लिखो, इनका सामान्य सूत्र C24H42O21 होता है। ये जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 4 अणु उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ स्टैच्यूज है ये स्टैच्यूज। ओके, देखो अब रिएक्शन देखो कैसे ये इसकी C24H+3H2 में क्रिया हो गई। C2H12 से आगे लगा 4, ब्रैकेट में लिख दो मोनोसैकेराइड के 4 अणु। यहाँ पे लगा दो 4, आगे लिख दो मोनोसैकेराइड के 4 अणु। ओके, ये रिएक्शन आप रेगुलरली लगातार लगाओगे आपको आने लगेंगी, बहुत ईजी रिएक्शन होती हैं। अभी आगे आपको समझाऊंगा मैं, अभी आपको फार्मूले भी दूंगा आगे कैसे मतलब रिएक्शन बनाते हैं। ओके, अगली हमारी क्या है, अगली हमारी हेडिंग है पॉलीसैकेराइड्स से कहते हैं। व्हाट इज पॉलीसैकेराइड्स, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये स्वाधीन होते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है, ये स्वाधीन होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इनका जल अपघटन मोनोसैकेराइड्स के अनेक अणु में हो जाता है। फिर समझिएगा, ये स्वाधीन होते हैं, इनका जल अपघटन मोनोसैकेराइड्स के अनेक अणु में हो जाता है। ये आकृष्टलीय होते हैं, इनका सामान्य सूत्र C6H10O5 ब्रैकेट बंद N होता है। एग्जाम्पल में स्टार्च, सेलुलोज आदि एक्सेट्रा। जो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, ये स्टार्च का फार्मूला लिखा हुआ है, ये कुछ और नहीं, स्टार्च ही है। ओके, अब आगे इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसकी रिएक्शन दी हुई है C6H10O5 ब्रैकेट में N, ये स्टार्च का फार्मूला होता है। NH2 की क्रिया होगी तन्वय के साथ, तो C6H12O6 आगे लगा दो N, ब्रैकेट में लिख दो मोनोसैकेराइड्स के अनेक अणु। ओके, इनका अनेक। अब देखो, अब अगले सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगली मेडिंग कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परीक्षण। इसके अंतर सबसे पहली मेडिंग क्या है, मॉलिस्ट परीक्षण से कहते हैं। तो इसको देखो, इसको जो है डायग्राम समझो, डिफिनीशन को डायग्राम से निकाला करो, रटने से डिफिनीशन नहीं आती है, डायग्राम से। देखो अब मैं जो आपको नीचे डायग्राम में बताऊँगा, देखो यहाँ से मैं देखो डायग्राम से बताऊँगा आपको, डायग्राम से कैसे हर चीज़ डायग्राम समझाऊँगा आपको। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कागज सुनना, यही हम ऊपर लिखा होगा, ये देखिए मिनट। ये हमने क्या किया, यहाँ जो हमने देखो सबसे पहले हमने एक प्रश्नाली ली, उसमें हमने सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट का जलीय लिया, फिर उसमें हमने अल्फा नफ्थाल का एल्कोहल मिलाया। एल्कोहल यहाँ पे ACL का मतलब क्या होता है, एल्कोहल में क्या होता है, मैंने जो नफ्थाल है इसको एल्कोहल में घोल दिया। ये जो कहीं भी आ जाए ALC, इसका मतलब कुछ और नहीं होता है, जो है उसको एल्कोहल में घोल दिया गया। ओके, तो एल्फा नफ्थाल एल्कोहल मिलाते हैं और उसमें सांद्र टेस्ट ट्यूब की दीवार के साथ से बूंद बूंद करके सांद्र H2SO4 डालते हैं। ऐसा करने से दोनों परतों भूरे रंग का बल्ब है, देखो उसमें बैंगनी रंग का होता है। ओके, क्लियर। अब ऐसे डिफिनेशन देखो ऐसे निकालते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट का जली में लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट का जली में लेते हैं और इसमें अल्फा नफ्थाल का एल्कोहल मिलाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जली में लिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसमें अल्फा नफ्थाल का एल्कोहल मिलाया। फिर क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे से बूंद बूंद करके साथ H2SO4 डालते हैं। ऐसा करने से दोनों परतों के बीच भूरे रंग का वलय प्राप्त होता है, जो कुछ समय के बाद बैंगनी रंग का जाता है। यही पर देखो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉलिस्ट परीक्षण। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट्स का जलीय में लेते हैं। यही हमने आपको अभी समझाया था कि एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट का जलीय में लेते हैं और इसमें अल्फा नफ्थाल का एल्कोहल मिलाते हैं। टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे से बूंद बूंद करके सांद्र H2SO4 डालते हैं। ऐसा करने से दोनों परतों के बीच भूरे रंग का वलय प्राप्त होता है, जो कुछ समय के बाद बैंगनी रंग का हो जाता है। फिर समझिएगा, एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट का जली विलीन लेते हैं और इसमें अल्फा नफ्थाल का एल्कोहल मिलाते हैं। टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे से बूंद बूंद करके सांद्र H2SO4 डालते हैं। ऐसा करने से दोनों परतों के बीच भूरे रंग का वलय प्राप्त होता है, जो कुछ समय के बाद बैंगनी रंग का हो जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं।
बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे हम कल से पढ़ेंगे, आगे का हम कल से पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो ना तो लोग देखते नहीं सही से। ओके, अब कल से हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी डायरेक्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ेंगे इसके बाद। ओके, कैसे बनाते हैं रिएक्शन। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।